हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं नितिन गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने शैक्षिक मंच गुरुकुल इंडिया पर। तो साथियों, आज हम करने वाले हैं आपके ईबीएस के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। ये महत्वपूर्ण इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टेड हैं आपके सीटेट एग्ज़ाम को लेकर। ठीक है, अंतिम समय है तो इन क्वेश्चनों को बिल्कुल ध्यानपूर्वक आप समझते चलेंगे। अगर आप पर क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व करना आ रहा, मतलब आपको ऑप्शन नहीं लगाना आ रहा कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको वो ऑप्शन जो है किस तरीके से सही लगाना है। ठीक है, नेगेटिव टैग वर्ड बताता हुआ चलूँगा, पॉजिटिव टैग वर्ड बताता हुआ चलूँगा, किस तरीके से आपको जो है क्वेश्चनों को करना है। ठीक है, तो बिल्कुल जुड़े रहेंगे अंत तक। जितने साथी चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, सीटेट या किसी भी अन्य शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे क्या है आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सकेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 140 प्रश्न हमने कर लिए थे कंप्लीट साथियों, 140 प्रश्न हमने कर लिए थे। मैंने इससे पहले मैं बता दूं आपको, मैंने 7 वीडियो मतलब 7 क्लासेस में करा चुका हूं, जिसमें मैंने 140 प्रश्न लगभग करा चुका हूं। आज हम इससे आगे के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने एक एक पॉइंट इसमें डिस्कस करते हुए हमने जो है इसको सॉल्व किया है। तो जिन साथियों ने नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में आप जाकर देखेंगे, ईबीएस पेडागोजी नाम से जो है सीरीज उसमें देखने को मिल जाएगी। आप जो है एक एक करके उसको देखते जाएंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्लास का पहला क्वेश्चन और हमारी सीरीज का 139वां क्वेश्चन क्या है कि एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है और यह देखती है कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर को नहीं समझते हैं। यह किसके कारण हो सकता है? अब देखिए ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर एक शिक्षिका है जो श्वसन प्रकरण पढ़ाना चाह रही है, ठीक है, और विद्यार्थी है उसमें जो है श्वसन और सांस लेने के बीच में जो अंतर है उसको जो है नहीं समझते हैं। तो उसके लिए ये क्या कारण हो सकता है? तो ये हमें बताना है कि यह उनकी कक्षा अध्यापिका नहीं है, विद्यार्थी प्रश्न को सही तरीके से नहीं समझ सके, शिक्षिका की कक्षा में प्रायः बहुत अनुशासनहीनता रहती है, डी हमारा ऑप्शन है वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यात नहीं कर सकी। बिल्कुल जैसा कि साथियों आपको देखने को मिल रहा है, जो साथी हमारे रेगुलर जुड़े हुए हैं वो इस क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। इसमें क्या ऑप्शन आपका सही होगा? ऑप्शन डी आपका सही होने वाला है, वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यात नहीं कर सकी। यहाँ पर देखिए ये कह रहा है वह उनकी कक्षा अध्यापिका नहीं है, ये आपका गलत करेंगे आप जो है विद्यार्थी प्रश्न को सही तरीके से नहीं समझ सके, ये तो बिल्कुल आपका नेगेटिव हो जाएगा। मैंने आपको बता रखा अनुशासनहीनता, यहाँ पर देखिए ये नेगेटिव पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है, तो ये आप नहीं लगाएंगे। आपका ऑप्शन कौन सा सही है? डी। ठीक है, मैं साथियों ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करूँगा, बिल्कुल आपको साथ रहना है हमारे। ठीक है, चलिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीकी है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट लिख लेंगे। देखिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, जो इम्पोर्टेंट मुझे ज़्यादा लगेगा जो आपके एग्ज़ाम को लेकर वो मैं बताता हुआ चलूँगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है प्रत्येक, ये देखिए कोई सा भी आपका चाहे हिंदी का हो, मैथ का हो, चाहे ईबीएस का हो, जो पेडागोजी का पोर्शन है उसमें सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से क्वेश्चन आपका आता है। ठीक है, तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है सत्र मूल्यांकन, अर्धवार्षिक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन, इकाई मूल्यांकन। बताइए क्या इसका आंसर? आप देखिए सतत और व्यापक, ठीक है, दो तरीके के मूल्यांकन होते हैं, मैं इसको डिटेल में आपको बताऊंगा। तो इसमें पहले तो आप ऑप्शन बताएंगे कौन सा सही है, तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है? ऑप्शन सी सही है। ठीक है, अब निदानात्मक मूल्यांकन इसमें क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें क्या है कि बच्चे का जो है प्रति आप कह सकते हैं, देखिए सप्ताह प्रति महीना ये आपके अर्धवार्षिक पेपर होते हैं, वार्षिक पेपर होते हैं, तो ये क्या है उसके मूल्यांकन की तकनीकी होती है। अब निदानात्मक मूल्यांकन इसमें क्यों लगाया गया है? बच्चे की कमजोरियों को पता लगाकर, ठीक है, उसका क्या है निदान करना है, ये इसमें बताया गया है। ठीक है, तो सतत और व्यापक मूल्यांकन की जो तकनीकी है, जो किस उद्देश्य आप कह सकते हैं, वो निदानात्मक मूल्यांकन से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूं कि एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है। अब यहाँ पर नहीं वाला है, ध्यान से समझेंगे। एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है, इसमें क्या ऑप्शन लगाएंगे आप कि वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता या उत्तीर्ण करना। एक परीक्षण है उसका आपको कौन सा लगाना है, आपकी इसकी विशेषता नहीं है।
तो क्या इसका ऑप्शन लगाएंगे, ऑप्शन आप डी लगाएंगे, उत्तीर्ण करना। ठीक है, देखिए वैधता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, ठीक है, ये आपका बिल्कुल किससे होता है, अंक परीक्षण के लिए, बिल्कुल एग्जैक्ट अंक परीक्षण के लिए आपका ये होता है, लेकिन यहाँ पर अच्छे परीक्षण के लिए ये उत्तीर्ण करना नहीं माना जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूँ कि पौधों के विभिन्न भागों के शिक्षण हेतु आवश्यक है। पाठ्य पुस्तक है, पौधों का अवलोकन है, श्यामपट्ट है, पौधे का चित्र है। बताइए इसका क्या आंसर लगाएंगे कि पौधे के विभिन्न भागों के शिक्षण हेतु क्या आवश्यक आपका माना जाएगा। क्या पाठ्य पुस्तक मानी जाएगी, नहीं। क्या श्यामपट्ट माना जाएगा, नहीं। पौधे का चित्र, नहीं। लेकिन पौधे का अवलोकन बिल्कुल आपका सही माना जाएगा। पौधे का जहाँ पर अवलोकन की बात कर रहे हैं, मैंने आपको बता रखा है, पिछले क्वेश्चनों में भी समझा रखा है, जहाँ पर बच्चा स्वयं पौधे का अवलोकन करेगा, ठीक है, उसके बारे में जानेगा, वही ऑप्शन आपका सही होने वाला है। ठीक है, जिसमें बच्चे को विभिन्न प्रकार के अवसर दिए जा रहे होंगे, बच्चा खोज कर सीख रहा है, इस तरीके के क्वेश्चन आपके सही होने वाले हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की बात करूं कि लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान हैं, यह कथन है, सही है, सही हो सकता है, बुद्धि के विभिन्न पक्षों के लिए सही है, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। तो बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है और शायद पूछ लिया भी जाए आगे चलकर क्वेश्चन आपका जो है एग्जाम में, तो ध्यान समझेंगे इसका क्या ऑप्शन आपका सही है। तो बिल्कुल जैसा कि आपको पता है ऑप्शन आपका डी सही है, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। ठीक है, असमानता को प्रदर्शित करता है कि लड़के बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां नहीं होती हैं, या लड़के कार चला लेते हैं, लड़कियां नहीं चला पाती हैं, इस तरीके का क्वेश्चन आपका आता है। ठीक है, तो उसमें लैंगिक पूर्वाग्रह को यह प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूँ, मैंने सारे क्वेश्चन लिए साथियों, अगर आपने ये सीरीज कंप्लीट कर ली, मैं गारंटी दे रहा हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया 30 में 30 क्वेश्चन आप सही करने वाले हैं। आप बिल्कुल ईवीएस का पोर्शन बहुत ही ज़्यादा मजबूत तरीके से करने वाले हैं। ठीक है, हिंदी पेडागोजी भी मैंने बिल्कुल डिटेल में एक एक इतनी सारी वीडियो करा रखी हैं, अगर आप गिनती की 4 से 5 वीडियो भी देख लेंगे तो मैंने सारी चीज़ें उसमें समझा रखी हैं कि आप निगेटिव टैग वर्ड, पॉजिटिव टैग वर्ड, किस तरीके ऑप्शन आप जो है सही करेंगे। ठीक है, तो जिन साथियों ने नहीं देखी जाकर देखेंगे, आपको प्लेलिस्ट में सारी वीडियो देखने को मिल जाएंगी। एग्ज़ाम आपका नज़दीक है, एग्ज़ाम से पहले देखिए वो चीज़ पढ़ें जो आपके मतलब की है। ठीक है, फालतू की चीज़ें बिल्कुल आपको नहीं पढ़नी है, इग्नोर करना है उन चीज़ों को, अगर आपको सीटेट में अच्छे अंक लाने हैं। ठीक है, तो मैं बिल्कुल उसी उद्देश्य से आपके ये क्वेश्चन करा रहा हूँ कि आपके सीटेट एग्ज़ाम को लेकर कि आपका जो है बेहतर जो है परिणाम आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, तो बिल्कुल जुड़े रहेंगे। चलिए, तो कक्षा 8 का एक विद्यार्थी एक मिश्रण के अवयवों को पृथक करने के लिए प्रयोग करता है। प्रयोग के तरीके की सारणी दी गई है, आ वा वा। ठीक है, 2 है आ और वा, तो ये 2 सारणी हैं, इनमें आप बताएंगे। देखिए मिश्रण जल, ठीक है, और इसमें चुंबक और निस्पंदन ये आपको इसमें महत्वपूर्ण है। तो ये देखिए लोहे की कील, हमने देखी मिश्रण चुंबक का भी हो सकता है। ठीक है, तो लोहे की कील एवं बालू, ठीक है, मतलब आपने चुंबक से क्या आप करेंगे, देखिए तो क्या इसमें निस्पंदन, देखिए जल अलग चीज़ है, लेकिन पहला वाला जो आ वाला है उसको हमें देखना है कि लोहे की कीलें एवं बालू, लोहे की कीलें एवं चीनी, ये लकड़ी के टुकड़े एवं बालू, या स्टेनलेस स्टील एवं चीनी। क्या इसका आंसर आप जो है सही करते साथियों, क्या आप आंसर इसका सही करते, तो बिल्कुल ऑप्शन आप क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए। क्या आप समझेंगे, देखिए चुंबक से आपका क्या जो संबंध है कि लोहे की कील है। ठीक है, और जल में जो आप मिलाने की बात करेंगे तो बालू आप मिलाएंगे। ठीक है, ये बात समझ गए होंगे। अवयवों को पृथक करने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये तरीका इसमें बताया गया है। तो बिल्कुल जब हम बालू उसको मतलब जैसे कह सकते हैं लोहे की कीलें एवं बालू मिली हुई हैं, तो क्या करना है हमें, पहले जल में मिला देंगे हम इन चीज़ों को, लोहे की कील हैं और बालू को। ठीक है, तो क्या होगा उसमें, बालू भी नीचे बैठ जाएगी और जो है लोहे की कीलें भी, तो लोहे की कीलों को चुंबक के द्वारा जो हम उसमें निकाल लेंगे तो बालू बच जाएगी। तो इस तरीके की आप समझेंगे कि मिश्रण की यहाँ पर बात की गई थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की मैं बात करूँ कि आप बालकों के साथ चना अंकुरण की गतिविधि करते हैं, जिसमें प्रत्येक बालक भिन्न भिन्न परिस्थितियों में अंकुरण का प्रयास करता है। तो ए केवल हवा में, बी हवा और पानी में, सी पानी में पूरी तरह से डूबा कर। अब देखिए इसमें 3 हमने जो देखे थे पॉइंट, तो उसमें बताना है कि बालक प्राप्त परिणामों को अपनी कॉपियों में अंकित करते हैं, विश्लेषण करते हैं और निष्कर्षित करते हैं कि अंकुरण के लिए पानी और हवा दोनों आवश्यक हैं। इस गतिविधि में निम्नलिखित में से किस कौशल से बालक का परिचय नहीं होता। देखिए समझ लेंगे,
यहाँ पर एक शिक्षक है वो चना अंकुरण की विधि पढ़ा रहा है, तो वो कह रहा है कि कौन सी परिस्थिति हो सकती है कि केवल हवा में हो सकती है या पानी में, या पानी में पूरी तरह से डुबा कर, ठीक है। तो इसमें कौन सा कौशल बालक का परिचय नहीं होता है, इसमें कौन से कौशल का परिचय नहीं होता है, अवलोकन का, वर्गीकरण का, या उन्नतीकरण का, या तार्किकता का। समझ गए आप, बच्चा प्रयोग कर रहा है तो उसका जो है किस चीज़ का जो है उसमें कौशल जो है विकसित नहीं माना जाएगा, तो आप तार्किकता पर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? तार्किकता का, ठीक है। देखिए अवलोकन वो करेगा, मतलब खुद स्वयं उस चीज़ को कर रहा है कि चने को किस तरीके से भिगोना है, यह 3 तरीके यहाँ पर दिए गए थे, ठीक है। वर्गीकरण उनको अलग अलग, मतलब अलग अलग तरीके जब वो करेगा कि हवा में छोड़ रहेगा या हवा और पानी में करेगा या पूरी तरीके से पानी में, तो वर्गीकरण भी करेगा। उन्नतीकरण किस तरीके से, कौन सी विधि सबसे बढ़िया है, वो भी आप समझ गए होंगे। लेकिन तार्किक, उसमें तार्किकता का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और मैं एक चीज़ देखिए लॉजिक बता दूं आपको कि तार्किकता जहाँ पर देखिए ईबीएस या पर्यावरण अध्ययन में आपको तार्किकता कहीं भी देखने को मिल जाए, वो निगेटिव पॉइंट में क्या आएगी, निगेटिव पॉइंट में आती है, ठीक है। मेरी बात समझ गए होंगे। यहाँ पर देखिए मैं एक चीज़ बता दूं कि ईबीएस में जहाँ पर अवलोकन, वर्गीकरण, ठीक है, अवलोकन, वर्गीकरण, क्षेत्र भ्रमण, इस तरीके के पॉइंट हैं वो आपके बिल्कुल सही माने जाते हैं, ठीक है। और गणित में मैं बता दूं तार्किकता, ठीक है, या गणितीकरण, इस तरीके के ऑप्शन आपके सही होते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को आप देखिए एक दूसरे से मिलान ना करें। अगर आपका ईबीएस है तो आप जो है अवलोकन या वर्गीकरण या क्षेत्र भ्रमण, इस तरीके के ऑप्शन यहाँ देखने को मिल जाएंगे, वो सही करेंगे। तार्किकता जहाँ ईबीएस में देखने को मिल जाए वो निगेटिव में चली जाएगी, ठीक है। ये बात समझ गए होंगे। यहाँ पर अगर हिंदी भाषा की आता तो तार्किकता का उससे कोई मतलब नहीं होता। हिंदी वाले ऑप्शन में आपका जो मतलब हिंदी पेडागोजी का क्वेश्चन है उसमें तार्किकता का कोई मतलब ही नहीं है, तो वो निगेटिव में चला गया। आप मेरी बात समझ गए होंगे साथियों। अगर आप समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक करके मुझे बता देंगे कि हाँ हम समझ चुके हैं, ठीक है। मैं सारी चीज़ें कराऊंगा इसमें, आपको बिल्कुल कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इससे पहले ही मैंने वीडियो करा रखी है, क्लास करा रखी है, वो जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए टीएलएम, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट लिखेंगे। टीएलएम का अर्थ निम्नलिखित में, निम्न में से क्या है? क्या टीचिंग लाइट मटेरियल है, या टीचिंग लर्निंग मेथड है, या टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, या टीचिंग लर्निंग मोमेंट है? बिल्कुल बताएंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लिख लेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन आपके आते हैं। टीएलएम का मतलब क्या होता है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल। क्या होता है साथियों? टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ठीक है। चलिए आवाज़ थोड़ी सी आपको कम लग रही होगी क्योंकि मेरा थोड़ा सा गला बैठ चुका है, ठीक है। मैं देखिए आपके लिए देखिए सीटेट एग्ज़ाम पास में है, इसलिए मुझे मजबूरी है मुझे वीडियो बनाने का, ठीक है। मैं आपको जो है आपकी परिस्थिति को देखकर जो है मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आप जो है पीछे ना हटें, ठीक है, क्योंकि हमारी सीरीज रेगुलर चल रही है। मैं प्रतिदिन आपको इस तरीके के क्वेश्चन लेकर आता हूँ कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आप भी जो है लाइक करके और अपने सभी साथियों तक शेयर करके उसको क्या करेंगे, हमारा जो है सम्मान करेंगे एक तरीके से, ठीक है। चलिए पर्यावरण शिक्षण को बाल केंद्रित बनाने हेतु प्रभावशाली विधि निम्न में से कौन है? ठीक, ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। भ्रमण, बागवानी, समूह कार्य, इनमें से सभी। बिल्कुल ऑप्शन आपका बिल्कुल पता चल गया होगा। बिल्कुल क्या ऑप्शन लगाएंगे आप? ऑप्शन सी डी लगाएंगे। क्या लगेगा? ऑप्शन डी लगाएंगे। भ्रमण देखिए मैंने बता दिया, सबसे पहले आपको बताया कि जहाँ पर भ्रमण किया जा रहा है, बच्चा जो है भ्रमण के द्वारा सीख रहा है, वो बिल्कुल आपका ऑप्शन सही है। बागवानी की यहाँ पर बात करा, बागवानी का मतलब हो गया बच्चा स्वयं उसका अवलोकन करके मतलब सीखेगा, ठीक है। बच्चा पौधे के, अभी हमने पीछे पढ़ा था पौधे का अवलोकन करना, ठीक है, मतलब बच्चा खुद उस चीज़ को कर रहा है, ठीक है। समूह कार्य समझ गया, आपके सामाजिकरण की भावना इसमें देखने को मिल जाती है। तो ये 3 ऑप्शन आपके सही हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूँ कि बाल केंद्रित शिक्षण का अर्थ निम्न में से क्या नहीं है? अब इसमें नहीं वाला आ गया, ध्यान समझेंगे। समुदाय केंद्रित होता है, शिक्षार्थी केंद्रित होता है, अध्येता केंद्रित होता है, या छात्र केंद्रित होता है? बताइए क्या इसका आप ऑप्शन लगाएंगे? तो बिल्कुल ऑप्शन आप लगाएंगे ऑप्शन ए। क्या लगाएंगे? ऑप्शन ए लगाएंगे साथियों, समुदाय केंद्रित, ठीक है। क्या बाल केंद्रित तो देखिए शिक्षार्थी और छात्र केंद्रित तो ये हो ही गया आपका। देखिए मैं दिखा दूँ कि ये दोनों पॉइंट जो बाल केंद्रित ये तो यहाँ पर दिख ही रहे हैं साथियों, ये तो आपको दिख ही रहे हैं कि छात्र और बाल मतलब एक ही बात होती है, शिक्षार्थी भी बात एक ही बात होगी, लेकिन समुदाय की यहाँ पर बाल केंद्रित हो गया। प्रत्येक बालक एक व्यक्तिगत आप कह सकते हैं, मतलब एक एक बालक की बात कर रहे हैं, बाल केंद्रित उन्हीं की तरफ जो बात की जा रही है। समुदाय केंद्रित बहुत सी जगह है जहाँ समुदाय होता है, लेकिन यहाँ बाल केंद्रित की बात कर रहा है तो, और शिक्षण की बात कर रहा है, तो जहाँ
आपको देखने को मिल रहा है कि छात्र, शिक्षार्थी या ये तीनों यहाँ देखने को मिलते हैं, लेकिन समुदाय हर जगह देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन आपका ए सही था, जिसमें कि नहीं वाला था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करूं कि पर्यावरण शिक्षण की प्रभावशाली विधि है। ठीक है, प्रभावशाली विधि कौन सी? व्याख्यान है, आगमन है, निगमन है, प्रयोगशाला है। क्या इसको ऑप्शन लगाएंगे? ऑप्शन डी लगाएंगे, प्रयोगशाला। ठीक है, पर्यावरण शिक्षण की प्रभावशाली विधि जहाँ देखने को मिल जाए प्रयोगशाला आप लगा देंगे साथियों, बिल्कुल समझ में आगे होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूँ कि पाठचर्या को अपेक्षाकृत प्रभावकारी बनाने हेतु इसका निर्माण निम्न से किस स्तर पर होना चाहिए? पाठचर्या को प्रभावकारी बनाने हेतु आप किस चीज़ का निर्माण करेंगे? क्या राष्ट्र का, या राज्य का, या जिला, या विद्यालय का? बिल्कुल क्या ऑप्शन आप लगाएंगे? तो ऑप्शन बिल्कुल आप सी लगाने वाले हैं। क्या लगाने वाले हैं? ऑप्शन सी लगाने वाले हैं साथियों। अगले क्वेश्चन की बात करूं कि समस्याग्रस्त बालक का पता लगाने की विधि निम्न में से कौन है? तो बताइए क्या इसका ऑप्शन लगाएंगे? क्या सेमिनार है, या क्रियात्मक शोध है, या केस स्टडी है, या इनमें से सभी है? समस्याग्रस्त बालक का पता लगाना है तो इसके लिए कौन सी विधि आपकी बिल्कुल ज़्यादा सही मानी गई है? तो ऑप्शन सी आपका सही है, केस स्टडी। ठीक है, क्या है ऑप्शन आपका? केस स्टडी। मतलब बच्चे के बारे में आप जो है जानेंगे, पोर्टफोलियो भी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाता है, तो वो ही ऑप्शन आपका सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करूं कि एक अध्यापक मेधा पाटेकर व अमृता देवी बिश्नोई के योगदान पर बोल रहा है क्योंकि दोनों का संबंध जल संरक्षण के आंदोलन से है, दोनों महिला सशक्तिकरण आंदोलन से संबद्ध हैं, दोनों के आंदोलन पर्यावरणीय मुद्दों पर हैं, दोनों ने चिपको आंदोलन को आगे बढ़ाया। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे क्या इसका ऑप्शन लगाएंगे? ऑप्शन आप लगाने वाले हैं ऑप्शन सी, दोनों के आंदोलन जो हैं पर्यावरणीय मुद्दों पर हैं। ठीक है, इसलिए जो है इनके बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूं कि रसोई घर में अग्नि से सुरक्षात्मक उपाय के रूप में क्या अपनाया जाना चाहिए? प्राथमिक चिकित्सा मंजूषा, अग्निशामक यंत्र, अग्निरोधक प्रणाली, या अग्नि रहित यंत्र? क्या इसका ऑप्शन आप सही करेंगे? तो बिल्कुल ऑप्शन आप बी लगाने वाले हैं, अग्निशामक यंत्र। ठीक है, क्या लगाएंगे? अग्निशामक यंत्र। एक विद्यार्थी ने 2 बॉक्स बनाए, पहले में सूरज, पानी और वायु के नाम की स्लिप डाली, जबकि दूसरे में कोयला, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैसों के नाम की स्लिप डाली। पहले बॉक्स का नाम होगा। तो पहले में देखिए क्या क्या डाला था उसने, सूरज, पानी, वायु, इस तरीके की। ठीक, तो जैसा कि आपने ऑप्शन क्वेश्चन पढ़ लिया तो आप बिल्कुल ऑप्शन आप लगा देंगे। साथियों अगर आप पर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। ठीक है, आपको आंसर खुद ब खुद पता चल जाएगा। तो जैसा कि इसमें देखिए प्राकृतिक संसाधन है, या अपुनचक्रित संसाधन है, या आपका क्षरणीय संसाधन है, या वास्तविक संसाधन है। तो बिल्कुल आपको पता चल रहा है क्या इसका ऑप्शन लगाएंगे? तो ऑप्शन ए ही आपको पता चल रहा है साथियों, प्राकृतिक संसाधन। जैसा कि सूरज, पानी, वायु ये आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? प्रकृति में देखने को मिलते हैं। तो साथियों प्राकृतिक आपका लगाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूँ कि खाली स्थान को विज्ञान शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने की कुंजी माना जाता है। किस चीज़ को विज्ञान शिक्षण की अधिक प्रभावी कुंजी माना जाता है? प्रयोग, कहानी कथन, गोष्ठी, या समूह चर्चा? तो बिल्कुल आपको पता चल रहा है, ऑप्शन आप क्या लगाएंगे? ऑप्शन ए लगाएंगे, प्रयोग। ठीक है, कहानी कथन जहाँ रिलेट आप करेगा, मैं बता दूँ, देखिए इसमें भी बता दूँ कि भाषा शिक्षण की जहाँ बात करेगा वहाँ कहानी कथन आप लगाएंगे। गोष्ठी ये हिंदी पेडागोजी के हैं, ये पॉइंट हिंदी पेडागोजी के पॉइंट हैं ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी परिघटना कक्षा में प्रदर्शित नहीं की जा सकती? तो ऐसी कौन सी घटना है जो कक्षा में प्रदर्शित नहीं की जा सकती? बर्फ का निर्माण है, बाष्प बिंदु निर्माण है, कोहरा निर्माण है, या बर्फ से तरल निर्माण है? तो देखिए कक्षा में आप क्या क्या कर सकते हैं। देखिए बर्फ का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है, बाष्प बिंदु निर्माण कर सकते हैं, बर्फ से तरल भी कर सकते हैं, लेकिन कोहरा निर्माण नहीं कर सकते। ठीक है, क्या है साथियों? कोहरा निर्माण नहीं कर सकते। तो यही आपका ऑप्शन क्या है? सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करूँगा, बिल्कुल आपको साथ रहना है हमारे। ठीक है, चलिए तो विज्ञान का एक शिक्षक
छात्रों को 3 समूहों में बांटा है। प्रथम समूह में सदस्य आपस में कसकर आलिंगन कर रहे हैं। आलिंगन मतलब पास पास, ठीक है, मैंने बता दिया, पास पास जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो चिपक कर खड़े हैं, इस तरीके से आप समझेंगे। दूसरे समूह में सदस्य एक दूसरे से हाथ पकड़े हुए हैं। तीसरे समूह में सदस्य एक दूसरे से दूर दूर खड़े हैं। शिक्षक क्या पढ़ाना चाहता है, तो बताइए क्या पढ़ाना चाह रहा है। एकता में शक्ति का पाठ, या आपका सामाजिक सद्भाव, सामुद्रिक जीवों की विविधता, या ठोस द्रव गैस की प्रकृति। तो बिल्कुल साथियों आपको पता है कि जहाँ पर एक छात्र है, वो एक शिक्षक है जो छात्रों को क्या है अलग अलग तरीके से जो है खड़ा कर रहा है, तो जिसमें वो क्या संकल्पना पढ़ाना चाह रहा है, तो वो बिल्कुल ठोस द्रव गैस की प्रकृति पढ़ाना चाह रहा है, ठीक है। जैसे जो है ठोस के जो अणु होते हैं वो पास पास होते हैं, द्रव के थोड़े दूर होते हैं और गैस के बहुत बहुत दूर होते हैं, तो वही चीज़ वो पढ़ाना चाह रहा है, ठीक है, जिससे कि जो है छात्र जो है आसानी से उस चीज़ को समझ सके। बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं कि विलयन पाठ की प्रायोगिक व्याख्या हेतु विलय के रूप में शिक्षक को कौन सा पदार्थ लेना चाहिए। विलयन पाठ पढ़ाना है, उसकी व्याख्या करने के लिए विलय के लिए कौन सा पदार्थ लेना चाहिए। नारियल का तेल लेगा, या नारियल का पानी लेगा, पारा लेगा, सोडियम क्लोराइड लेगा, ठीक है। विलय कौन सा लेना है, तो बिल्कुल सोडियम क्लोराइड लगाएंगे। NaCl इसका रासायनिक नाम है। क्या है साथियों, NaCl, जो हम नमक जिसको हम बोलते हैं, NaCl इसका रासायनिक सूत्र है, और जिसका रासायनिक नाम नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है। ये भी क्वेश्चन आपका आ जाता है, तो ये विलय के रूप में लेंगे जिससे कि विलयन बन जाएगा, मतलब पूर्ण रूप से ये क्या है इसमें मिल जाने वाला है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं कि कांटेनुमा पत्तियों को दर्शाकर एक शिक्षक किस प्रकार के पौधे के बारे में पढ़ा रहा है। कांटेनुमा पत्तियां कहाँ पाई जाती हैं, ये आप समझेंगे। देखिए स्थलीय पे, जलीय पे, या उभयधर्मी होते हैं, या मरुस्थलीय होते हैं। कौन से पौधे ऐसे होते हैं जिनकी पत्तियां होती हैं कांटेनुमा होती हैं, तो बिल्कुल आपको पता है मरुस्थलीय पौधे होते हैं जिनकी पत्तियां जो होती हैं कांटेनुमा होती हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपका ये आता है बार बार। चलिए मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे ज़्यादा क्वेश्चन कराने हैं, आप समझेंगे, क्योंकि अंतिम समय चल रहा है आपका, तो आपका भी समय जो है ज़्यादा खर्च ना हो, ठीक है। चलिए अवलोकन, प्रयोग व खाली जगह विज्ञान की 3 विधियाँ हैं। कौन कौन सी हैं, देखिए, निगमन, परिकल्पना, मापन या अनुमान। तो तीसरी विधि कौन सी है ये आप बताएंगे। क्या है इसका आंसर, बिल्कुल साथियों आप बताएंगे क्या इसका आंसर आप लगाएंगे। तो बिल्कुल आप लगाने वाले हैं ऑप्शन ए। क्या लगाएंगे साथियों, आप ए लगाएंगे, निगमन, ठीक है। अवलोकन करेंगे हम, अवलोकन किया, उसके बाद प्रयोग करेंगे, उसके बाद क्या निष्कर्ष निकला ये भी हमें जानना है। ये विज्ञान की तीनों विधियाँ मानी जाती हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूं कि रमन को उसके पड़ोसी ने 4 किलो आंवला उपहार में दिए। वह मुरब्बा बनाने की योजना बनाता है, उसे किस तकनीकी को अपनाने की ज़रूरत है, ठीक है। वह रमन को यह है उसके पड़ोसी ने 4 किलो आंवला दिया था, वह क्या मुरब्बा बनाना चाह रहा है, तो वो बनाने की जो तकनीक है उसे क्या क्या चीज़ करनी चाहिए। उसे क्या करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए, परिरक्षण करना चाहिए, अपघटन करना चाहिए, या पाश्चुरीकरण करना चाहिए। तो बिल्कुल आपको पता है, आपको क्या बताएंगे, ऑप्शन बी लगाएंगे, परिरक्षण, ठीक है। परिरक्षण मतलब होता है ज़्यादा समय के लिए उस चीज़ को रोकना, ठीक है, आप समझ गए होंगे। चलिए अगले की क्वेश्चन की बात करूं कि विज्ञान एक शिक्षक को मैंग्रोव पादपों की तलाश हेतु विद्यार्थी को किस क्षेत्र में खोज के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, आप समझ गए होंगे। चलिए तो ऑप्शन है हमारा मरोदभिद क्षेत्र में, लवणोदभिद दलदल में, या गर्म व आर्द्र क्षेत्र में, या शीत क्षेत्र में। तो इसका आंसर आप क्या लगाएंगे, बिल्कुल आप ऑप्शन लगाने वाले हैं, ऑप्शन बी लगाएंगे। क्या लगाएंगे साथियों, ऑप्शन बी, लवणोदभिद दलदल में, ठीक है। पादपों का जहाँ पर क्या है, जहाँ पर कह सकते हैं खोज करने की बात करेंगे, वहाँ पर लवणोदभिद दलदल में बात करने वाले हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूँ कि यदि एक अध्यापक आलू, आंवला, ब्रेड व शक्कर के उदाहरणों का सहारा लेता है तो वह क्या पढ़ाना चाहता है। तो विटामिन पढ़ाना चाहता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, या खनिज लवण। तो जैसा कि आपको पता है कि आलू, चावल, ब्रेड या शक्कर से आपको क्या प्राप्त होता है, तो कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। तो कार्बोहाइड्रेट ही आपका ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं कि कक्षा 5 की EVS की पाठ्यपुस्तक के किसी पाठ में सोचिए और चर्चा कीजिए भाग में नीचे दिया गया कथन लिखा है, ठीक है। कक्षा 5 की एक पाठ्यपुस्तक है जिसमें एक कथन लिखा गया, देखिए, यदि आपके गांव अथवा शहर में 1 सप्ताह तक पेट्रोल अथवा डीजल ना हो तो आप क्या होगा। तो इस कथन का मुख्य उद्देश्य क्या है, आप समझेंगे कि छात्रों के तेल के न्याय संगत उपयोग के बारे में संवेदनशील बनाना, छात्रों का पेट्रोल और डीजल के स्रोतों के बारे में मूल्यांकन, वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना। लास्ट ऑप्शन है पेट्रोल और डीजल की कमी के बारे में जागृति उत्पन्न करना। तो इसका क्या आंसर लगाएंगे, तो बिल्कुल आपको मैंने पढ़ा रखा है, जितने साथी पहले जुड़े हुए हैं सीरीज से उनको पता होगा, बिल्कुल आप आंसर लगाएंगे, ऑप्शन आप सी लगाएंगे। मैंने आपको बता रखा है
जहाँ पर बच्चे को वास्तविक जीवन से जोड़कर कोई भी चीज़ कराई जा रही है वही आपका आंसर सही होता है। और बच्चे की किसी भी चीज़ को बढ़ावा दिया जा रहा है, जहाँ पर कुशलता देखिए इसके कह रहे हैं सोचने विचारने की कुशलता का बढ़ावा देना, ठीक है। किसी भी चीज़ का बढ़ावा दिया जा रहा है बच्चे को, उसके वास्तविक जो जीवन से जोड़कर उस चीज़ को पढ़ाया जा रहा है, तो वही ऑप्शन आपका सही होता है। तो ऑप्शन सी में आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करूं कि ईबीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीकी का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है। तो प्रश्नोत्तर तकनीकी है सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है, विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए, या प्रायोगिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए। तो कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए ये तो आप पहले ही गलत कर देंगे। दूसरी बात, विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, इसलिए आप जो है नहीं बढ़ाते हैं। अब प्रश्नोत्तर तकनीकी का जो है प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो देखिए ध्यान से देखेंगे कि प्रायोग कौशल, तो प्रायोग का तो प्रश्न पूछने से कोई मतलब नहीं है, प्रायोग का मतलब होगा करने से, ठीक है। क्या है, बच्चा यहाँ पर कर रहा है वहाँ प्रयोग को कौशल को बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि इन दोनों ऑप्शन में आपको कन्फ्यूजन होगी कि इसमें भी जो है बढ़ावा देने की बात कर रहा है और यहाँ पर जिज्ञासा उत्पन्न करने की बात कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि प्रायोगिक कौशल क्या है, एक प्रैक्टिकल मतलब कह सकते हैं करके जहाँ पर बच्चा सीख रहा है वहाँ बढ़ावा दिया जा रहा है उस क्षेत्र में। लेकिन ये प्रश्नोत्तर तकनीकी की बात कर रहा है तो वो केवल बच्चे को जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, ठीक है। आप समझ गए होंगे। चलिए अगले की बात करूं कि प्राथमिक स्तर पर ईबीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य है, ईबीएस की पढ़ाई है उसके प्राथमिक स्तर पर सबसे बढ़िया उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य क्या माना जाएगा कि विषय की मूल संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करना, अगले स्तर के अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थियों के विद्यालय के बाहर के जीवन से संबंधित करने की सहायता करना, स्वतंत्र रूप से हस्तसिद्ध क्रियाकलापों को करने का कौशल अर्जित करना। तो बिल्कुल आपको पता है, आप बिल्कुल आंख बंद करके उसको लगा देंगे, बिल्कुल ऑप्शन सी लगाएंगे। देखिए कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय के बाहरी जीवन से संबंधित करने में, ठीक है। बिल्कुल जहाँ पर बाहरी जीवन से संबंधित करके जो है बच्चों को पढ़ाया जा रहा है ईबीएस में, वो आपका ऑप्शन सही होगा। क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से जहाँ बच्चों को पढ़ाया जा रहा है वो आपका सही होगा। बच्चा जहाँ पर खुद करके सीख रहा है वो आपका ऑप्शन सही होगा। बच्चे को जहाँ पर अवसर दिए जा रहे हैं किसी प्रकार के वो आपका ऑप्शन सही होगा। जहाँ पर बच्चे को किसी प्रकार का बढ़ावा दिया जा रहा है वो भी आपका ऑप्शन सही होगा, ठीक है। ये आपके पॉजिटिव हैं। निगेटिव मैंने बता दिया, जहाँ पर केवल ही एकमात्र इस तरीके के ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं वो निगेटिव में माना जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं कि प्राथमिक स्तर वृक्षों के संरक्षण की संकल्पना के बारे में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए नीचे दिया गया कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं है। यहाँ पर उपयुक्त नहीं है ये याद रखेंगे। तो ऑप्शन ए हमारा वृक्षों पर नारा लेखन प्रतियोगिता आयोजित करना, प्रत्येक छात्र को एक वृक्ष को अपनाकर उसकी देखरेख के लिए प्रोत्साहित करना, ये बिल्कुल सही है। बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाना, ये गड़बड़ है। वृक्षों पर पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता आयोजित करना, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल देखिए कौन सा आपका उपयोगिता नहीं मानी जाएगी, तो वो बिल्कुल ऑप्शन आपका कौन सा माना जाएगा, ऑप्शन सी कि बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाना। इससे बच्चा कुछ भी नहीं सीखेगा, ठीक है। क्या है, बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाकर बच्चा कुछ नहीं सीखेगा, यही उसमें बताया गया था कि कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, ईबीएस की कक्षा में जल का पाठ पढ़ाते समय अंजलि ने अपनी कक्षा में जल के विभिन्न स्रोतों और जल को संरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत क्रिया पर रोल प्ले आयोजित किया। इस क्रियाकलाप का मुख्य उद्देश्य, पहले तो आप इसको इंपॉर्टेंट लिख लेंगे, मैं इसको छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, इंपॉर्टेंट लिखेंगे इसे, ठीक है। विद्यार्थियों की सामाजिक कुशलता में सुधार करना, अधिगम की प्रक्रिया में एक रस्ता को तोड़ना, अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना, या डी हमारा है जल के स्रोतों के विषय में विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि करना। रोल प्ले किया जा रहा है उसमें क्या आपका ऑप्शन सही होगा, कुल ऑप्शन आपका सी सही होगा। अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों को सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना, जहाँ पर बच्चे को सक्रिय भाग सुनिश्चित लेने की बात कर रहा होगा वो आपका जो है ऑप्शन बिल्कुल सही होता है, ठीक है। क्या है, जहाँ पर बच्चा सक्रिय है, बच्चा रुचि ले रहा है, ठीक है, वो आपका ऑप्शन सही होता है। बच्चा जिज्ञासा कर रहा है, जिज्ञासा ले रहा है उस चीज़ में, वो भी आपका ऑप्शन सही होता है, ठीक है। मैंने ये सारी चीज़ करा रखी है। अगर आपने हिंदी पेडागोजी वाली नहीं देखी वीडियो तो जाकर देखेंगे, बिल्कुल मैं गारंटी देता हूँ अगर आपने वो वीडियो देख ली जाकर तो आप बिल्कुल ऐसे समझेंगे कि हाँ अब तो जो है हम हिंदी में जो है बिल्कुल जो है 30 में 30 करने वाले हैं, ठीक है। बिल्कुल पेडागोजी इस तरीके से समझाइए मैंने जो है कि आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, ठीक है। बिल्कुल एक एक पॉइंट इस तरीके से समझाया, आप जाकर देखेंगे खुद आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और ईबीएस पेडागोजी की हमने सीरीज
कर ही रखी है, तो बहुत जल्दी हम इसको समाप्त करेंगे। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर ईबीएस की पाठचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य है क्या है? शिक्षार्थियों को पर्यावरण को सांकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना, पढ़ाई के विषयों की संख्या को कम करना, विद्यार्थियों के बस्ते का बोझ कम करना, विषय अध्यापकों की आवश्यकता को कम करना। क्या इसका आंसर आप सही करेंगे? तो बिल्कुल आपको पता चल रहा है, ऑप्शन ए लगाएंगे। क्या है? शिक्षार्थियों को पर्यावरण को सांकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना। अब कुछ साथियों को इसको थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा होगा, पहले आप इसको दोबारा समझेंगे। प्राथमिक स्तर पर ईबीएस की पाठचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पना को सम्मिलित करके विकसित किया गया है। ऐसा करने का उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो शिक्षार्थियों बिल्कुल आप समझ गए होंगे किस लिए मैंने आपका ऑप्शन लगाया है। शिक्षार्थियों पर्यावरण को सांकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना। ठीक है, इसीलिए जो है उसमें शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पना को सम्मिलित किया गया। ठीक, आप समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। मैंने सारे क्वेश्चन लिए हैं, बिल्कुल किसी प्रकार की दिमाग में दुविधा लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण और तकनीकी है? परियोजना कार्य, क्षेत्र भ्रमण, जर्नल लिखना, विचार मानचित्रण। अब इसमें ऑप्शन आपको बताना है, केवल बी और सी, केवल डी, ए बी सी, या डी ए बी सी और डी, या केवल ए और बी। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको सही देखने को मिल रही हैं? तो मैं आपको बता दूं, इसमें चारों ही चीज़ आपकी सही है, तो ऑप्शन आपका डी सही है। परियोजना कार्य भी आपका जो है पहले बनाना पड़ता है, फिर क्षेत्र भ्रमण करेंगे, फिर उसके बारे में लिखेंगे और फिर उसके बाद में विचार करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। ठीक है, मिजोरम में सबसे पहले तो आप समझेंगे कि झूम खेती कहाँ की जा रही है। आपको इसमें ही एक आंसर पता चल गया, और इसमें देखिए पॉइंट भी तो काफ़ी सारे हैं। ठीक है, तो इसको एक एक करके हम जो है समझते हुए चलेंगे। पहले तो आप एक बात आपने ये पकड़ ली कि जो है झूम खेती मिजोरम में पाई जा रही है। ठीक, तो एक पॉइंट आपका एक क्वेश्चन यहाँ तैयार होता है कि झूम खेती कहाँ पाई जाती है? तो मिजोरम में पाई जाती है। ठीक है, और उसके बाद में हम इसके बारे में चर्चा करें कि इनमें देखिए किन किन चीज़ों का देखिए झूम खेती की जा रही है। इस विषय में कौन सा कथन का अध्ययन कीजिए। अध्ययन करना है हमें कि एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं। ये बात बिल्कुल सही है आपकी। उसके बाद कहेंगे कि इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काट कर जला दिया था। बिल्कुल सही बात है। बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है। ये भी बात आपकी इसमें सही है। एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। आवश्यकता अनुसार जो है रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग भी किया जाता है। तो ये भी आपका जो है सही नहीं माना जाएगा। क्या? ये आपका सही नहीं माना जाएगा। ठीक है, कौन कौन सा आपका सही है? देखिए खुला छोड़ देते हैं और उसे जो है बांस और जो घास उग जाती है उसको जला देते हैं, और उसके बाद में इसके बाद में आप डी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डी लगाएंगे। एक ही खेत में 3-4 प्रकार की भिन्न भिन्न फसलें उगाई जाती हैं। तो ये देखिए ए बी डी किस में आपको देखने को मिल रहा है? ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है, ए बी डी। ठीक है, कहाँ है साथियों? ए बी डी आपको ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है जरूर, मिजोरम वाला। ठीक है, ध्यान से देख लेंगे इसे। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कौशल नहीं है? तो क्या इसका लगाएंगे? देखिए पूर्वानुमान, निर्धारण, निष्कर्ष निकालना या अवलोकन। इसका क्या आंसर आप जो है करने वाले थे? तो बिल्कुल आपको पता है क्या इसका आंसर आप लगाएंगे। दोबारा समझेंगे। देखिए कौन सा ऐसा कौशल नहीं है। ठीक है, पूर्वानुमान, ठीक है, निर्धारण, निष्कर्ष निकालना और अवलोकन। दोबारा समझेंगे। देखिए कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कौशल नहीं है? ये आपका जो है पूर्वानुमान जो है बिल्कुल आपका गलत माना जाएगा। यही ऑप्शन आपका सही माना जाएगा और यही गलत है।
तो पूर्वानुमान जो है नहीं लगा सकते। देखिए निर्धारण, निष्कर्ष निकालना, अवलोकन, ये तीनों चीज़ जो है वहाँ पर जो है देखकर पता चलता है। ठीक है, प्रत्यक्ष अनुभव की यहाँ बात कर रहा है, लेकिन पूर्वानुमान इसमें नहीं माना जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूँ कि निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। तो निरीक्षण विधि की विशेषता कौन सी नहीं है? यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, यह प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित है, यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है, यह विधि विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा अपनाई जाती है। निरीक्षण विधि की यहाँ पर बात की जा रही है। तो निरीक्षण विधि के बारे में आप बताएंगे क्या इसका ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए लगाएंगे, यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, यही आपका जो है विशेषता नहीं माना जाता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। देखिए प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित होती है, ये बात सही है। बाल केंद्रित है जिसमें प्रशासक, बिल्कुल बात सही है। सर्वेक्षण द्वारा अपनाई जाती विधि है ये, लेकिन नहीं वाला था, तो ऑप्शन ए सही है। ठीक है, क्या है? मनोवैज्ञानिक विधि इसमें नहीं मानी जाती। मैंने बता दिया, जहाँ पर अगर बाल विकास की बात कर रहा है तो बाल विकास वाला ही ऑप्शन सही होगा, और अगर गणित पेडागोजी की बात कर रहा है तो गणित वाला, जो तार्किक वाला मैंने बताया था, वही सही होगा। और जहाँ पर देखिए अनुभव, प्रत्यक्ष अनुभव की जहाँ पर बात की जा रही है पर्यावरण अध्ययन में, वो आपका सही होता है, मैंने बता दिया। क्षेत्र भ्रमण की जहाँ बात कर रहा है ईवीएस में, वो सही होता है। यहाँ पर अगर कोई भी, अगर देखिए भाषा से संबंधित कोई भी अगर यहाँ ऑप्शन आ जाता तो आप जो है उसमें सही कर देते, लेकिन वो गलत माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो ईवीएस से भाषा का कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, ना ही इसका कोई गणित से मतलब है। तार्किक रूप तो इसमें लगाएंगे ही नहीं। जहाँ पर प्रत्यक्ष अनुभव, ज़्यादातर ऑप्शन आपका जहाँ पर देखने को मिलता है वो आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, लेकिन बाल केंद्रित वाला जो ऑप्शन है वो हर जगह सही होता है। जो आपकी पांचों सब्जेक्ट में पेडागोजी है तो वहाँ आपका सही होता है। ठीक है, ये भी देखिए क्वेश्चन उस तरीके का ही आ गया पॉइंट वाला, तो इसको ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले तो राधा विभिन्न प्रकार के यात्रा टिकट की उपयोग करती है। ठीक है, ऐसे टिकटों के उपयोग से निम्नलिखित में से किस संकल्पना पर प्रभावपूर्ण ढंग से चर्चा की जा सकती है? अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर यात्रा की लागत भी भिन्न होती है। यात्रा की लागत उस वाहन द्वारा प्रयुक्त ईंधन पर निर्भर करती है। सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हमें टिकट चाहिए। आरक्षण प्रक्रिया की समझ। तो इसमें से देखिए कौन कौन से आपके जो है ऑप्शन इसमें सही माने जाएंगे। तो बिल्कुल आपको पता है ऑप्शन आपका ए सही है और ऑप्शन सी सही है। ठीक है, इसमें क्या है, अलग अलग साधनों की यात्रा जो हम करेंगे और उसमें कितनी लागत है, उन सब की लागत जो है भिन्न भिन्न होती है, यह हम देखने को मिल जाएगा। क्योंकि बस का किराया अलग है, रेल का किराया अलग है, तो आपको पता चल गया होगा। सार्वजनिक परिवहन के स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हमें टिकट चाहिए। बिल्कुल आपको पता है, टिकट के बिना आपको जो है अनुमान नहीं लगा सकते, और जो है तभी चर्चा करेंगे आप जो है। तो इसमें कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन सी में है, ए और सी आपका बिल्कुल सही माना जाएगा। पॉइंट क्या है, ए और सी बिल्कुल सही माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करूं कि प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को मानचित्र शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होती है? अध्यापक द्वारा श्यामपट्ट पर मानचित्र बनाना तथा शिक्षार्थियों को विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने को कहना, शिक्षार्थियों को निर्देश देना कि वे घर से भारत का मानचित्र लेकर आएं, शिक्षार्थियों को एटलस दिखाना और विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने के लिए कहना, शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे अपने ही संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं तथा वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करें। अब देखिए इसमें आपको जो है ऑप्शन देखकर पता चल गया होगा क्या इसका ऑप्शन आप सही करेंगे। तो बिल्कुल साथियों ऑप्शन आप डी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ऑप्शन डी लगाएंगे कि शिक्षार्थियों की सहायता करना। यहाँ पर देखिए शिक्षार्थियों की सहायता करने की बात आ रही, जैसा कि आपको पता चल रहा है कि संकेतों का उपयोग करते हुए निकटतम परिवेश, जो उनके देखिए परिवेश की भी बात आ रही है, जो उनके आसपास की बात कर रहे हैं वो भी आपका आ गया, और उनकी सापेक्ष स्थिति पर ध्यान केंद्रित करें। ठीक है, ये आपके समझ में आ गई होगी बात। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें कि प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में मानचित्र बनाने और समझने के लिए निम्नलिखित में से किन कौशलों के विकास की आवश्यकता है? ये बिल्कुल उसी तरीके से पॉइंट है। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, इंपॉर्टेंट लिखेंगे। सबसे पहले तो आप जो है तो स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ, स्थानों की सापेक्ष दूरी और दिशाओं की समझ, प्रतीकों और स्केल पैमाने की समझ या संकेत पैमाने के अनुसार स्पष्ट ड्राइंग। अब इसमें देखिए इनमें कौन कौन से आपके जो है ऑप्शन बिल्कुल इसमें सही माने जाएंगे।
तो बिल्कुल देखिए आपका स्थानों की सापेक्ष समय जो है स्थिति इनकी जो है समझ आनी चाहिए, स्थानों की सापेक्ष दूरी और दिशाओं की समझ होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कौन सा स्थान कहाँ है ये पता होना चाहिए, कितनी दूरी है, कौन दिशा में है ये आपको पता होना चाहिए, और प्रतीकों और स्केल पैमानों की समझ होनी चाहिए। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन बी सही होगा, जो कि आपका ऑप्शन ए जो है ए बी सी जो पॉइंट है वो आपको ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है, वो आपका बिल्कुल सही माना जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूं कि प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है। पर्यावरण अध्ययन हम पढ़ाना है, उसमें कौन सा उद्देश्य नहीं है। विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना, पर्यावरण को खोजने के अवसर प्रदान करना, अवलोकन, मापन, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकास करना, भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। तो बिल्कुल आपको पता चल रहा है, जैसा कि मैंने बता रखा है, जहां उद्देश्य नहीं की बात कर रहा है, नेगेटिव पॉइंट की बात कर रहा है, तो नेगेटिव वाला ऑप्शन ए में ही आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर रटने की बात कर रहा है, रटकर याद कर लेना। मैंने आपको बता रहा है जहाँ पर रटने की बात करेगा, बार बार दोहराने की बात करेगा, वो ही ऑप्शन आपका नेगेटिव माना जाता है। ठीक है, केवल ही मात्र इस तरीके की भी अगर आपको देखने को मिल जाती है वो भी नेगेटिव माना जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करूँ कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो को शामिल किया गया है जिसका उद्देश्य है। तो क्या देखिए, घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना, प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, परीक्षा में निष्पादन को सुधारना, वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषाएं सीखना। तो देखिए व्यस्त रखना ये गलत माना जाएगा, परीक्षा में निष्पादन ये गलत है, वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषा, यहाँ पर परिभाषाओं को सीखने की बात करेगा वो बिल्कुल निगेटिव माना जाएगा, व्यस्त रखने की बात करेगा वो निगेटिव माना जाएगा। लेकिन प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव यहाँ पर करने की बात कर रहा है, यहाँ पर कह रहा है खुद करके देखो। देखिए क्या है, करके देखो की बात कर रहा है, तो जहाँ पर प्रत्यक्ष अनुभव बच्चा जहाँ पर देख रहा है, खुद कर रहा है, हस्तपरक देखी करने की बात हो रही है, तो ये आपका ऑप्शन बी सही माना जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूं कि पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। अधिगम विचार के अवसर उपलब्ध कराना, प्रभावी अधिगम के लिए पाठ की दोहराई, समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना, शिक्षार्थियों को अनुशासन में बनाए रखना। तो शिक्षार्थियों को अनुशासन में बनाए रखना बिल्कुल गलत मानेंगे। समय का बेहतर सुनिश्चित करना मैंने बता दिया, समय का जहाँ पर बाउंडेशन की बात करेगा, समय को जो है बांधने की बात करेगा वो आपका गलत होगा। प्रभावी अधिगम के लिए पाठ की दोहराई, देखिए दोहराने की बात कर रहा है साथियों, निगेटिव मैंने बता दिया। अनुशासन में बनाए रखने की बात करेगा वो निगेटिव माना जाएगा। समय में जो है बांध कर रख रहे हैं बच्चों को, मैं बता दूं देखिए अनुशासन की जहां बात करेगा, अनुशासन में बनाए रखने की, समय में बांधने की बात करेगा वो बिल्कुल गलत माना जाएगा। पाठ को दोहराने की बात करेगा बार बार, वो बिल्कुल आपका गलत माना जाएगा। तो ऑप्शन ए ही आपका सही हो जाता है, अधिगम विचार के अवसर उपलब्ध कराना। देखिए अवसर उपलब्ध कराने की बात कर रहा है, पॉजिटिव है, क्या है पॉजिटिव है, पॉजिटिव इसमें पूछा गया था। तो बिल्कुल आपके समझ में आ गया होगा कि निगेटिव पॉइंट कैसे छांटेंगे और पॉजिटिव पॉइंट कैसे छांटेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करूं कि कविता पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गरीबी, निरक्षरता और वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर बल देना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव इस उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक प्रभावी होगा। तो शिक्षार्थियों को संबंधित मुद्दों और स्लोगन लिखने के लिए कहना, संबंधित मुद्दों पर विशेष व्याख्यानों का आयोजन करना, शिक्षार्थियों को संबंधित सामाजिक मुद्दों पर चार्ट तैयार करने के लिए कहना, शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्रित करने और उनका विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना। तो क्या इसका ऑप्शन बिल्कुल आप लगाएंगे, जैसा कि आपको पता चल रहा है, तो ऑप्शन आप डी ही लगाएंगे, शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्रित करने के लिए और उनका विश्लेषण करने के लिए कहना। ठीक है, परियोजना बनाना, समूह परियोजना बनाना बिल्कुल आपका सही माना जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल आपको पता चल गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूं कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन को शामिल नहीं करता। क्या है देखिए, शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग, शिक्षार्थियों के अधिगम रिक्तियों की पहचान, शिक्षण में कमियों की पहचान, शिक्षार्थियों के सीखने को बढ़ाने। तो बताएंगे क्या इसका ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, कौन सा आप ऑप्शन लगाएंगे। तो ऑप्शन ए ही लगाएंगे, क्योंकि इसमें कह रहा है कौन सा शामिल नहीं करता। निगेटिव पॉइंट को, निगेटिव क्वेश्चन को जरूर देख लेना है जहाँ पर, क्योंकि बहुत से साथी क्या करते हैं जल्दबाजी में नहीं वाले को नहीं देखते और जल्दीबाजी में क्या अपना आंसर लगा जाते हैं, गलत कर देते हैं। ठीक है,
तो आप जो है विद्यार्थी को रैंकिंग या ग्रेडिंग में नहीं बांटेंगे। क्या है, उसे नहीं बांटेंगे ग्रेडिंग में या रैंकिंग में। ठीक है, आपके समझ में आ गई होगी। ये बता दूं, देखिए उनकी कमियों की पहचान, ये पॉजिटिव में माना जाएगा। सीखने को बढ़ाने, बिल्कुल बढ़ावा मैंने बता दिया, जहाँ पर बढ़ावा देने की बात कर रहा वो आपका सही होगा। शिक्षार्थी के अधिगम की रिक्तियों की पहचान, उनकी क्या क्या कमी है, कहाँ पर है, ये आपके तीनों ही पॉजिटिव माने जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन में नेगेटिव पूछा गया था, तो ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करूं कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 ने कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों की संस्तुति नहीं की है। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण है। का भार कम करने के लिए पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 3 से आगे की कक्षाओं के लिए है। कक्षा 1 और 2 के शिक्षार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते। संदर्भ युक्त अधिगम प्रवेश प्रदान करना। तो आपको पता चल रहा है देखकर, क्या इसका आंसर आप लगाएंगे? तो बिल्कुल ऑप्शन आप लगाने वाले हैं बी। क्या लगाएंगे साथियों? बी लगाएंगे। पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 3 से आगे की कक्षाओं के लिए है। दोबारा समझेंगे, कह रहा है इसमें 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन की किसी पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तकों की संस्तुति नहीं की है। इसके लिए उपयुक्त कारण है। तो बिल्कुल पर्यावरण अध्ययन जो है आपका 3 से माना जाता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की बात करूं कि एक अध्यापक को कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन की सांस्कृतिक विविधताएं पढ़ानी है। इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से क्या है? देखिए 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। विभिन्न प्रकार की खाने की चीज़ों के चित्रों वाले फ्लैश कार्ड दिखाएं। अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट परियोजना दें। विद्यार्थियों से पूछें कि उन्होंने क्या खाया है, उसके बाद चर्चा करें। और डी हमारा है, विद्यार्थियों से कहें कि ये अपने परिवार के भोजन के बारे में सूचना एकत्रित करें। तो क्या इसका ऑप्शन आप लगाएंगे? बिल्कुल ऑप्शन बी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ऑप्शन बी लगाएंगे। अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट परियोजना दें। इसमें आप समझ गए होंगे कि पढ़ाने की सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से क्या है। ठीक है, समझ गए होंगे आप, क्योंकि सांस्कृतिक विविधता की बात कर रहा है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूं कि यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। इसका कारण यह है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखेंगे। अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते। इनके कान ढके होते हैं और वे उड़ सकते हैं। पक्षियों के 2 नेत्र होते हैं। इनके नेत्र 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर फोकस कर सकते हैं। तो ये तो गलत है, क्योंकि किसी भी पक्षी के जो है जो नेत्र होते हैं, आँख होती हैं, वो केवल एक बार में एक ही वस्तु को फोकस कर सकते हैं। गलत हो गया। पक्षियों के 2 नेत्र, इसकी तो कोई देखिए ऐसे जो है नहीं लगाएंगे। ठीक है, कि 2 नेत्र होते हैं, ये तो होते ही हैं। इनके कान ढके होते हैं, वे उड़ सकते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन ऑप्शन ए आपका सही है। अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और वो घूम नहीं सकते, ये बिल्कुल सही है। क्या है? क्योंकि अधिकांश जो पक्षी होते हैं उनके जो नेत्र होते हैं वो स्थिर होते हैं, वो घूम नहीं सकते। उनकी जो पुतलियाँ होती हैं वो घूम नहीं सकती हैं, इसीलिए वो क्या है, एक बार में एक ही वस्तु को जो है फोकस कर पाते हैं। ठीक है, आपके समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करूं कि सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिखेंगे। देखिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, एक बार उनको ध्यान से देखते चलना है। शिक्षार्थियों ने कितना नहीं सीखा है जानने के लिए। शिक्षार्थियों की प्रगति निरंतर ना बनाए रखने के लिए निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है। परीक्षा प्रणाली को महत्व देने हेतु। तो क्या इसका ऑप्शन लगाएंगे? तो ऑप्शन आप सी लगाने वाले हैं। निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए सतत और व्यापक मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की बात करूं कि कक्षा 3 के विद्यार्थियों को भोजन का पाठ पढ़ाते समय अंजलि भोजन संबंधित आदतों में सांस्कृतिक क्षेत्रीय विविधता पर विशेष ध्यान देना चाहती है। नीचे दिए गए अधिगम अवसरों में किसके द्वारा विद्यार्थियों को वांछित जानकारी दी जा सकती है। विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के भोजन को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग और उसकी व्याख्या करना।
विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के विद्यार्थियों से उनके घरों में खाए जाने वाले भोजन मंगाकर प्रदर्शित करना और सहपाठियों से सूचनाओं का आदान प्रदान करना। पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकार के भोजनों के विषय में दी गई जानकारी की ओर विस्तृत व्याख्या करना। डी हमारा है ऑप्शन कि किसी बाहरी भोजन बनाने वाली व्यावसायिक एजेंसी को आग्रह करके विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के भोजन का प्रदर्शन करना। तो क्या इसका ऑप्शन आपको सही लग रहा है? तो ऑप्शन आपका बी सही है। विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के विद्यार्थियों से उनके घरों में खाए जाने वाले भोजन मंगाकर प्रदर्शित करना और सहपाठियों सूचना का आदान प्रदान करना। आपके समझ में आएगा, क्योंकि हमें ज़्यादा बड़े लेवल तक नहीं जाना है, बच्चों को जो है प्राथमिक स्तर की बात करा है, तो आसपास जो उसका खाना है वो ही आप जानकारी लेंगे, तो आपको जो है बच्चे को क्या है उस चीज़ में उत्सुकता जागृत होगी। ठीक है, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पर्यावरणीय चिंताओं के बारे में पढ़ाते समय प्रीति प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती है। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए क्रियाकलापों में से कौन सर्वाधिक प्रभावी हो सकता है? ये पीपीटी जो बनाई है, पीडीएफ है, वो बिल्कुल अभी मतलब कुछ क्वेश्चनों में गड़बड़ है, तो अगर जहाँ अब जो मैं आपको देखिए जब मैं शेयर करूँगा टेलीग्राम पर तो आपको बिल्कुल सही मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल बता दूं मैं आपको, जहां आपको पीडीएफ नोट्स मिलते हैं। टेलीग्राम गुरुकुल इंडिया आप सर्च करेंगे, गुरुकुल इंडिया आप सर्च करेंगे तो जो पिक्चर आपकी यूट्यूब पर लग रही है प्रोफाइल पिक्चर, वही आपको वहां पर देखने को मिल जाएगी। आप जाकर जो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वहां पर नोट्स पीडीएफ या कोई भी सूचना होती है आपको वहां देखने को मिल जाती है। ठीक है, विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों के चार्ट बनवाकर विद्यार्थियों को शैक्षिक भ्रमण पर ले जाकर किसी प्रदूषित नदी को दिखाना। सी हमारा विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजना पर कार्य करने के लिए कहना। डी हमारा है किसी विशेषज्ञ को नियंत्रित करके वायु जल और ध्वनि प्रदूषण पर भाषण। ठीक है, तो क्या इसका ऑप्शन आपका सही लग रहा है? बिल्कुल आपको पता है, आप लगा देंगे, बिल्कुल ऑप्शन सी लगाएंगे। विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजना पर कार्य करने के लिए कहना। ठीक है, अब देखिए कुछ साथियों को क्या है इसमें ऑप्शन बी सही लग रहा होगा, विद्यार्थियों के शैक्षिक भ्रमण पर ले जाकर किसी प्रदूषित नदी को दिखाना। अब प्रदूषित नदी को दिखा देंगे तो क्या है उसके बारे में पहले बच्चे को जानकारी तो दें पहले। ठीक है, यहाँ जो ऑप्शन आपको सी में देखने को मिला है, शिक्षार्थियों विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजना पर कार्य करने के लिए कहना। जैसा कि क्वेश्चन में आपका सर्वाधिक प्रभावी क्रियाकलाप जहाँ पर दिया गया। ठीक, वांछित उद्देश्य को बात करने वाले हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन बात करूँ कि नेहा कक्षा 5 के ईवीएस विषय में नीचे दिए गए मूल्यांकन तकनीकी का प्रयोग करती है। हस्तसिद्ध क्रियाकलाप का मूल्यांकन, गृह कार्य मूल्यांकन, परियोजना कार्य मूल्यांकन, मौखिक परीक्षा। नीचे दिए गई तकनीकी का कौन सा युगल अधिक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन दे सकता है? बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको आप बोर ना समझें अपने आप को कि सर हम बोर हो रहे हैं, इस तरीके के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो कौन से पॉइंट आपके सही हैं? हस्तसिद्ध क्रियाकलापों का मूल्यांकन बिल्कुल, और परियोजना कार्य मूल्यांकन, ये आपके बिल्कुल क्या है मूल्यांकन तकनीकी का प्रयोग करते हैं इस चीज़ में। ठीक है, तो बिल्कुल कौन से ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है? ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है पहला और तीसरा ऑप्शन आपका इसमें सही माना गया है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूं कि पर्यावरण की पाठचर्या में शामिल होना चाहिए बच्चों के अनुभव, स्कूल का वातावरण, उपयुक्त पाठ्यक्रम या उपरोक्त सभी। बिल्कुल आपको पता चल रहा है, उपरोक्त सभी आप लगाएंगे, ज़्यादा समय बिताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि स्कूल का वातावरण भी जरूरी है, बच्चों का अनुभव भी जरूरी है, और जो पाठ्यक्रम है वो भी जरूरी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करूं कि पर्यावरण अध्ययन में शैक्षिक भ्रमण का मुख्य उद्देश्य। बिल्कुल बताएंगे शैक्षिक भ्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, छात्रों के लिए अच्छा अनुभव, सामाजिकरण को बढ़ावा देना, टीम भावना बनाना। बिल्कुल बताएंगे क्या इसका ऑप्शन आप सही लगाएंगे? बिल्कुल ऑप्शन आप लगाने वाले हैं बी, छात्रों के लिए अच्छा अनुभव। ठीक है, जो शैक्षिक भ्रमण का जो क्या है उद्देश्य है, किसके लिए किया जाता है? बच्चों के एक अच्छे अनुभव के लिए, बच्चा उससे सीखे, इसको नज़र में रखकर जो है शैक्षिक भ्रमण किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करूँ कि पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है। लक्ष्य केंद्रित विधि, सृजनात्मक विधि, या चयनात्मकता, या उपरोक्त सभी। ये इसमें क्या ऑप्शन आप सही करेंगे? तो ऑप्शन डी सही करेंगे। लक्ष्य केंद्रित विधि भी होती है, सृजनात्मकता विधि भी होती है, चयनात्मकता भी होती है उसमें। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूं,
प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं। क्या है देखिए, यह विधि मितव्यय नहीं है। यह विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से ना करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते हैं। इस विधि से व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है। या उपरोक्त सभी, कौन सा ऑप्शन आप सही करेंगे? ऑप्शन आप लगाने वाले हैं ऑप्शन बी। इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते। ठीक है, प्रेक्षण विधि की यहाँ पर बात की जा रही है। इसमें उपरोक्त सभी देखकर आप उपरोक्त सभी न लगा दें। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करूँ, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए? प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ा रहे हैं तो कौन सा पहलू है जो सर पर जो है महत्वपूर्ण माना जाएगा? क्रियाकलाप संचालित करना तथा कौशलों का विकास करना, आकलन में सफलता प्राप्त करना, विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाओं को समझना, सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। बताइए क्या इसका आंसर आप सही करेंगे? तो बिल्कुल ऑप्शन आपका पता चल रहा होगा, ऑप्शन डी आप सही करेंगे कि सीखने वालों को प्राकृतिक और समाज सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूं कि प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है? साफ सुथरा रेखांकन, गणनाएं और अनुमान, माप के अनुसार चित्रण करना, सापेक्ष स्थिति और दिशाबोध की जानकारी। बिल्कुल आपको पता चल रहा है किस लिए किया जाता है, ऑप्शन डी सही है, सापेक्ष स्थिति और दिशाबोध की जानकारी। क्योंकि मानचित्रांकन यही सिखाया जाता है जिसमें अभी हमने पीछे पढ़ा था कि उसमें सापेक्ष स्थिति भी देखी जाती है, किस दिशा में है, सब चीज़ की जानकारी उसमें हमने लगाई थी। तो बिल्कुल ऑप्शन आपका डी सही माना जा रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें कि शिक्षक की सबसे बहुमूल्य विधि है? सेवा, वेतन, गर्व, छात्रों का विश्वास। सबसे अधिक जो है बहुमूल्य निधि कौन सी है आपकी? छात्रों का विश्वास सबसे ज़्यादा बहुमूल्य माना जाता है। ठीक है, सेवा, गर्व ये तो चीज़ें हैं ही हैं, लेकिन जो सर्वप्रथम माना जाएगा वो छात्रों का विश्वास ही माना जाएगा। ठीक है, जिससे बच्चा जो है अपने जो कह सकते हैं अपने दिल की बात एक टीचर से कह सके। ठीक है, कोई भी उसमें अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो वो उसे बेझिझक बिना डरे जो है उस चीज़ को बता सके। ठीक है, तो बिल्कुल छात्रों का विश्वास में महत्वपूर्ण माना जाएगा। ठीक है, तो साथियों यहीं विराम करते हैं क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, लेकिन आपका एग्ज़ाम है इसलिए जो है मुझे चिंता थी, तो इसलिए जो है मैं क्वेश्चन आपकी सीरीज लेकर आया हूँ। इसमें जो है लगभग 80 प्रश्न और रह गए हैं, वो मैं कल करा दूँगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप जो है जुड़े रहेंगे। जितने साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे इस चैनल पर कोई भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच सकेगा। ठीक है, और इतनी देखिए मेहनत करी जा रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे जिन साथियों ने लाइक नहीं कराया अभी तक, और अपने प्रत्येक साथी तक शेयर कर देंगे। ठीक है, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत करी जा रही है तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।